नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, यानी वो एआई जो खुद से नई चीजें, नया कंटेंट बना सकती है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी पूरी कहानी बताती है। मतलब एकदम शुरुआत से लेकर आज के जो पावरफुल मॉडल्स हैं वहां तक। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये तकनीक, ये टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हुई, क्या बड़े मोड़ आए इसमें, और हाँ, इसने हमारी क्रिएटिविटी पर क्या असर डाला है। ये सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। सही कहा। और शुरू करते हैं एक मजेदार किस्से से। एलाइजा, 1960s का एक चैटबॉट। हाँ, एलाइजा जोसेफ वाइजनबाउम ने बनाया था। और कमाल की बात ये कि ये बहुत सिंपल था, रूल बेस्ड था, फिर भी लोगों को लगा कि ये सच में उनकी बातें समझ रहा है। इसी को एलाइजा इफेक्ट कहते हैं। दिखाता है कि हम इंसान कितनी आसानी से मशीनों में इंटेलिजेंस या समझ देखने लगते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, पर इसकी असली नींव कब पड़ी? मतलब सोचने की शुरुआत कब हुई? देखिए, नींव तो और पहले पढ़नी शुरू हो गई थी, 20वीं सदी के मध्य में ही। एलन ट्यूरिंग का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, ट्यूरिंग टेस्ट वाले। जी, उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस का आइडिया दिया, और ट्यूरिंग टेस्ट का भी, कि क्या मशीन इंसानों जैसा व्यवहार कर सकती है। और उससे भी पहले 1943 में मैकलॉच और पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पहला गणितीय मॉडल दिया था। ओह, 1943, ये तो बहुत पहले की बात है। दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित था वो। हाँ बिल्कुल, तो विचार काफी पुराने हैं। अच्छा, तो एलाइजा के बाद क्या एकदम से सब तेज हो गया या कुछ रुकावटें भी आईं? सुना है एआई विंटर्स के बारे में। हाँ, वो दौर भी आया, 70 से 90 के दशक के बीच। उम्मीदें बहुत थीं, शायद जरूरत से ज्यादा, और जब वो पूरी नहीं हुई तो फंडिंग कम हो गई, उत्साह भी ठंडा पड़ गया। इनको एआई विंटर्स कहा गया। लेकिन काम बंद नहीं हुआ होगा पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे अहम काम चलता रहा, जैसे बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम, जिससे न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना ज्यादा प्रभावी हुआ। और LSTMs भी। LSTMs, वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। जी, ये लंबी सीक्वेंस वाली जानकारी याद रखने में बहुत अच्छे थे। भाषा समझने के लिए ये बहुत जरूरी साबित हुए बाद में। और एक और दिलचस्प बात, यूरिन श्मिट ह्यूबर ने 90 के दशक में ही एडवर्सेरियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट दे दिया था, गैन से काफी पहले। हाँ, ये बात भी सही है। उनका काम बाद में आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए एक तरह से प्रेरणा बना। तो ये एआई विंटर्स वाला दौर असल में भविष्य की तैयारी का दौर था, कह सकते हैं। फिर 2000 के बाद से हालात तेजी से बदले। किस वजह से? दो बड़ी वजह थी। एक तो जीपीयूज, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, बहुत पावरफुल हो गए, और दूसरा बड़े बड़े डेटा सेट्स उपलब्ध होने लगे। इसने डीप लर्निंग को एकदम से बूस्ट दे दिया। और यहीं से वो जेनरेटिव मॉडल्स की बाढ़ आई है ना, VAEs, GANs, डिफ्यूजन मॉडल्स। हाँ, और वो भी लगभग एक ही समय पर। 2013 में VAEs, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स आए। ये डेटा को संभावनाओं के आधार पर बनाना सीखते थे। अच्छा। और फिर 2014 में GANs, जिनसे बहुत असली दिखने वाली तस्वीरें बनने लगी। बिल्कुल। इयन गुडफेलो और उनके साथियों का कमाल था ये जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। इसमें वो दो नेटवर्क्स वाली बात है ना। हाँ, एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। एक बनाता है, दूसरा पकड़ता है। सही। उनके आपसी टक्कर से जनरेटर बहुत अच्छा बनाना सीख जाता है। खासकर इमेज जनरेशन में ये जबरदस्त रहे। ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल थी इनकी, पर नतीजे कमाल के थे। वाकई अनोखा आइडिया था ये। और तीसरा वाला डिफ्यूजन मॉडल्स, इनका आइडिया 2015 के आसपास आया, और बाद में ये बहुत प्रभावशाली हुए। इनका तरीका अलग है। ये पहले डेटा में धीरे धीरे नॉइज डालते हैं, फिर सीखते हैं कि उस नॉइज को हटाकर ओरिजिनल डेटा कैसे बनाएं। ओह, मतलब नॉइज हटाना सीखकर बनाना सीखते हैं। हाँ, और इनसे बहुत हाई क्वालिटी सैंपल्स बने हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने RNNs और LSTMs की कई सीमाओं को पार कर लिया। ये पूरा सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म पर आधारित था। सेल्फ अटेंशन मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये मॉडल को समझने में मदद करता है कि एक लंबे टेक्स्ट में कौन से शब्द एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, इसने पैरेलल प्रोसेसिंग को आसान बनाया। यानी एक साथ बहुत सारी गणनाएं, जिससे बड़े मॉडल्स ट्रेन करना संभव हुआ। बिल्कुल, और इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बने हैं आज के बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs, जैसे BERT और GPT। एकदम सही। गूगल का BERT 2018 में आया। OpenAI की GPT सीरीज भी तभी से चल रही है,
और 2022 में चैट जीपीटी ने तो इसे आम लोगों तक पहुंचा दिया। हाँ, चैट जीपीटी तो बहुत पॉपुलर हुआ और उधर इमेज जनरेशन में डिफ्यूजन मॉडल्स और बेहतर होते गए। जी बिल्कुल, खासकर 2020 के बाद डीडीपीएट्स आए जिन्होंने इमेज क्वालिटी को और भी बेहतर कर दिया। आज देखें तो इनका इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा। सही बात है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, कोड, ये सब तो है ही, पर अब ये साइंटिफिक रिसर्च में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नई दवाएं खोजना, नए मटेरियल्स डिजाइन करना, सिंथेटिक डेटा बनाने में मदद करते हैं। इंडस्ट्री में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में काम आ रहे हैं। दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी कोई सीधी लाइन नहीं है। उतार चढ़ाव, अचानक आई तेजी, फिर थोड़ी धीमी रफ्तार। बिल्कुल, ये एल्गोरिदम, कंप्यूटिंग पावर और डेटा का मिला जुला खेल है, और भविष्य वो मल्टी मॉडल एआई की तरफ जा रहा है। मतलब एआई जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो सबको एक साथ समझ सके और इस्तेमाल कर सके। एआई एक तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। हाँ, और इसका आम लोगों तक पहुंचना, जिसे डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं, उसके फायदे भी हैं, लेकिन जोखिम भी जुड़े हैं। जिम्मेदार इनोवेशन और नियमों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी नोट पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये पावरफुल एआई टूल्स हम सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, सोचिए कि ये इंसानी रचनात्मकता का मतलब मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी का आइडिया और किसी फील्ड में एक्सपर्ट होने के मायने को भविष्य में कैसे बदल सकता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही